हाँ तो भाई, क्या हाल है आप सभी के? चले अच्छे सभी। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो अपनी इम्यूनिटी के बारे में ही बात करेंगे, अर्थात प्रतिरक्षा के बारे में। ठीक है। अच्छा, जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने प्रतिरक्षा के बारे में थोड़ा सा जाना था, और आज जो हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं वो है प्रतिरक्षा के प्रकार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रतिरक्षा के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, ये दो प्रकार की होती है। पहली है प्राकृतिक, जिसको हम जन्मजात कहते हैं, और दूसरी है उपार्जित। ठीक है, आप सभी को पता है कि यहां तक हमने बात कर ली थी कि भाई जो प्रतिरक्षा होती है, इम्यूनिटी होती है, वो टू टाइप्स की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक प्रतिरक्षा, जिसको हम जन्मजात बोल के चलते हैं, और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। तो प्राकृतिक का, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भाई जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसको जन्म से ही कुछ प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त इम्यूनिटी पावर मिलती है, तो उसे हम प्राकृतिक या जन्मजात प्रतिरक्षा बोलते हैं। और कुछ इम्यूनिटी जब वो वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है कोई भी शिशु, तो उसको वातावरण से भी कुछ इम्यूनिटी प्राप्त होती है बाहर से, या मैं कहूं कि जन्म के बाद वह जिस प्रतिरक्षा को प्राप्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसको हम इननेट बोलते हैं। इंग्लिश नाम मैं आपको बताऊं, इननेट, और इसको बोलते हैं एक्वायर्ड। ठीक है, अब मोस्ट बात जो आज हमको समझनी है वो समझनी है उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, क्योंकि प्राकृतिक और जन्मजात तो मैंने आपको बता दिया, जैसे त्वचा है, आंसू, लार। अच्छा, आंसू, लार और पसीना, ये जो तीन शब्द हैं, इनमें क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम बोलते हैं। बात को ध्यान समझो, अश्रु, लार, पसीना, इन तीनों तरल पदार्थों में एक एंजाइम होता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है कि जो भी जीवाणु होता है, जो जीवाणु होता है उसकी कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को गलाने का काम करता है लाइसोजाइम, और जैसे ही ये कोशिका भित्ति गल जाती है तो ये कोशिका झिल्ली रह गई। तो ये कोशिका झिल्ली युक्त बैक्टीरिया कोशिका के अंदर रहता है, जो हमारे द्रव पदार्थ को ग्रहण कर ब्लास्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। इसको फटने से बचाती है कोशिका भित्ति। तो जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो इसकी कोशिका भित्ति को गला देता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो फटकर मर जाता है। तो इस प्रकार आंसू, लार, पसीना भी प्राकृतिक प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल है। समझ में आ गई बात? हाँ, तो नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। इसको जरा ध्यान समझो। ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक तो होती है सक्रिय, जिसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, और एक होती है निष्क्रिय, जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं।
ध्यान से समझो, उपार्जित प्रतिरक्षा हम पढ़ रहे हैं, और उपार्जित प्रतिरक्षा का सीधा सा मतलब ये होता है कि इस प्रकार की प्रतिरक्षा को हम जन्म के बाद प्राप्त करते हैं। अब कैसे प्राप्त करते हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि हमको पता चला कि भाई ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो 2 टाइप्स होती है। एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, अर्थात सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम सक्रिय और निष्क्रिय को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा की। तो क्या होती है वो देखते हैं। ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिरक्षी शरीर के अंदर ही बने, उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे पोलियो की दवाई। देखिए भाई, बहुत ध्यान से आप इसको समझना। हम जो बात कर रहे हैं वो एक्टिव इम्यूनिटी की कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा की। तो मैं आपको बता दूं कि भाई सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है। एक बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है कि ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, स्वयं उस व्यक्ति के शरीर के अंदर बने। बात समझो, है तो ये एक्वायर्ड प्रकार की, मतलब हमको जन्म से नहीं मिली, जन्म के बाद मिली है, लेकिन फिर भी वो क्या कह रहा है कि एक ऐसी प्रतिरक्षा होती है जिसमें एंटीजन को मारने के लिए जो एंटीबॉडी होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर ही बनती हैं। तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी हमारे स्वयं शरीर में बने उस एंटीजन के खिलाफ, तो हम उसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा ये क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है पोलियो की दवाई। अब इस एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो, आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी की, सुना है? क्यों सुना है? क्योंकि जो पोलियो वैक्सीन है उसकी 2 ड्रॉप हम डालते हैं छोटे बच्चों में, और कब तक डालते हैं? 5 साल तक डालते हैं। अच्छा, पोलियो एक खतरनाक डिजीज थी जिसमें व्यक्ति अपंग या विकलांग रह जाते थे, और कुछ सालों पहले पोलियो एक बहुत बड़ी महामारी थी। मतलब अधिकतर बच्चे विकलांग होते थे। आपके जो पुराने जो लोग हैं, पीढ़ी है, तो उनमें ये पोलियो के रोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आजकल तो बहुत ही कम, मतलब नए के बराबर केस है। पोलियो मुक्त है वैसे भारत। ठीक है, ध्यान दीजिए अब इसको कि आखिर ये क्यों एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है, अर्थात इसकी डेफिनेशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान समझो। देखिए, हम क्या करते हैं, पोलियो जो डिजीज है उसको फैलाने के लिए एक वायरस जिम्मेदार होता है, एक विषाणु, जिसको हम पोलियो वायरस कह के चलते हैं। तो पोलियो जो रोग है वो किससे होता है? पोलियो वायरस से। ठीक है, अच्छा, तो जो पोलियो वायरस होता है उस पोलियो वायरस को यदि हम निष्क्रिय कर दें। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये होता है कि यदि वो कोई बाहरी चीज को देख ले तो वो उसके खिलाफ क्या बना लेता है? एंटीबॉडी बना लेता है ना, ये आपको पता है ना। अब हम क्या करते हैं पता है कि हमने जो
पोलियो की दवाई बनाई। इस पोलियो की जो दवाई हमने बनाई, हमने उसमें क्या कर रखा है, हमने उस पोलियो वायरस को ही, हम इस दवाई के अंदर जो हम ड्रॉप लेते हैं उसके अंदर पोलियो वायरस को ही डाल रखा है। अब आप बोलेंगे सर पोलियो वायरस तो पोलियो फैलाएगा, फिर उसको क्यों डाल रखा है? भाई हमने जो पोलियो वायरस इसमें ऐड किया है ना, वो इनएक्टिव फेज का है, निष्क्रिय अवस्था का है। अर्थात हमने उस पोलियो वायरस को टेम्परेचर से निष्क्रिय कर दिया। निष्क्रिय करने का मतलब कि अब इसमें ऐसा वायरस है जो हमारे अंदर रोग नहीं फैला सकता, उसको निष्क्रिय कर दिया। ठीक है, तो उस निष्क्रिय पोलियो वायरस को जब हमने इस अपनी वैक्सीन में ऐड किया और जब हमने इसको पिया, ड्रॉप ली, तो हुआ क्या, ध्यान से समझो। क्या इस ड्रॉप के माध्यम से पोलियो वायरस आपकी बॉडी के अंदर नहीं गया? गया ना। कौन गया? पोलियो वायरस। कैसा था पोलियो वायरस? निष्क्रिय। तो क्या आपकी कोशिका पर अटैक करेगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन उसने क्या करवा दिया, जैसे ही निष्क्रिय पोलियो वायरस ड्रॉप के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर गया, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम ने, प्रतिरक्षा तंत्र ने क्या किया, उसको पहचाना और पहचान कर वो सोचा भाई ये तो दुश्मन है, मारो इसको। तो वो क्या करते हैं, अब जैसा कि आपको पता है, मैंने बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट के बारे में आपको बताया, तो वो क्या करते हैं, उस पोलियो वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर बन गए, किसके खिलाफ? इस पोलियो के खिलाफ। अब एंटीबॉडी जैसे ही इसके पास आते हैं या मारने आते हैं, तो वो देखते हैं ये तो ऑलरेडी मरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, चलो ठीक है ये मरा हुआ है, अपने आराम से रहो। पहले एंटीबॉडी नहीं थे हमारी बॉडी के अंदर पोलियो के, क्योंकि एंटीबॉडी हमारे शरीर में तभी बनते हैं जब वो प्रवेश करे, ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते किसी के भी। ठीक है, हाँ। तो अब इस पोलियो वायरस ने क्या करवा दिया, अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनवा दिया, नहीं बनवा दिया, उस शरीर में बनवा दिए ना। अब दूसरी ड्रॉप ली हमने कुछ दिनों बाद, फिर दोबारा से एंटीबॉडी बने। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार 5 साल तक जब हम कंटिन्यू पोलियो ड्रॉप पीते रहते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी का पूरा स्टोरेज हो जाता है। और वो किसके खिलाफ बनी है एंटीबॉडी? सभी की सभी पोलियो वायरस के खिलाफ। अब हम 5 साल बाद पोलियो दवाई नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर फुल स्टोरेज है एंटीबॉडी का, जो पोलियो वायरस को नष्ट कर सकती है। अब क्या पोलियो वायरस 5 साल तक ही रहेगा क्या? नहीं, वो तो अब भी आता है, लेकिन जैसे अब है तो हमारे अंदर प्रवेश कर गया होगा, हमें क्या पता कब प्रवेश करता है। तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा, उसके खिलाफ क्या बनी हुई है? एंटीबॉडी। अब प्रवेश करेगा तो कौन करेगा? जो एक्टिव है, जिंदा है। तो जैसे ही वो प्रवेश करेगा, हमारे अंदर तो भंडार है उसको मारने वालों का। तो जैसे ही पोलियो वायरस प्रवेश करेगा, हमारे शरीर के अंदर की जो एंटीबॉडी है वो उसको क्या कर देंगी? नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए हमें क्या नहीं होता? पोलियो डिजीज नहीं होते। तो ऐसी, अच्छा एक बात बताओ, अब है तो ये प्रतिरक्षा, लेकिन आपने इसको जन्म से प्राप्त किया है क्या? नहीं। कहां से? बाहर से। तो क्या आप इसको उपार्जित प्रतिरक्षा नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। और कैसी है? एक्टिव, सक्रिय प्रतिरक्षा। तो आपको समझ में आ गई बात? नहीं आई एक्टिव इम्यूनिटी की? बहुत सिंपल सा है ना। तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बने, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा
जिसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, है ना। तो देखिए ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें बाहर से निर्मित प्रतिरक्षी शरीर के अंदर प्रवेश कराए जाते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीवीनोम। देखिए अब ये तो बहुत सिंपल सा आपको लगेगा। तो निष्क्रिय का मतलब ये हुआ कि यदि हम बाहर से तैयार, मतलब मैं कह सकता हूं कोई किसी कंपनी से, है ना, बाहर से तैयार एंटीबॉडी को यदि हम अपने शरीर के अंदर प्रवेश कराएं तो ऐसी प्रतिरक्षा को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं, है ना। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको टाइफाइड रोग हो गया, टाइफाइड जिसको हम सामान्य भाषा में निकासी या मोती झला के नाम से जानते हैं। सुना होगा आपने टाइफाइड, जिसमें थोड़ी फुंसी सी हो जाती है जीभ पर और यहाँ पर, है ना। तो जो टाइफाइड डिजीज है एक बैक्टीरिया से होती है जिसको साल्मोनेला टाइफी कह के चलते हैं। टाइफी एक जीवाणु है। तो एक बात सुनिए कि टाइफाइड रोग यदि आपको हो गया तो हम क्या करते हैं भाई? हॉस्पिटल जाते हैं, वहां इंजेक्शन लगवाते हैं और कुछ दिन बाद सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन हमने लगवाया है उस इंजेक्शन में, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि इंजेक्शन हम उसको नहीं कहते जिसमें निडल होती है, सुई होती है, उसको तो सिरिंज बोलते हैं। इंजेक्शन वह होता है जिसमें जो बोतल सी होती है ना छोटी सी, जिसमें लिक्विड भरा हुआ, मतलब दवाई जिसमें भरी हुई होती है उसको इंजेक्शन कहते हैं। और जो लगाने के लिए होता है वो सिरिंज होता है, ना कि इंजेक्शन, ठीक है। हाँ देखिए, तो जो इंजेक्शन हमने लिया उस इंजेक्शन के अंदर क्या था कि कंपनियों ने, वैज्ञानिकों ने ऑलरेडी टाइफी के खिलाफ प्रतिरक्षी बनाकर रखे थे और उन प्रतिरक्षियों को इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट हमारे शरीर के अंदर क्या करा दिया? प्रवेश करा दिया। तो आप बताइए सक्रिय में क्या था कि प्रतिरक्षी खुद व्यक्ति के शरीर में बन रहे थे, लेकिन निष्क्रिय में क्या है? बाहर से तैयार प्रतिरक्षी को प्रवेश कराया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का मतलब होता है जैसे कोई बैक्टीरिया खिलाफ मारना है। एंटीवीनोम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीनोम मतलब होता है विष। तो जब भी कोई सर्पदंश मतलब सांप वगैरह काट लेता है तो उसके भी इंजेक्शन लगते हैं जिसको हम एंटीवीनोम कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भाई? बाहर से तैयार प्रतिरक्षी हैं, तो इनको डायरेक्ट प्रवेश कराते हैं और हम जल्दी सही हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गई आपको पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी की? ये उपार्जित प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल है ना भाई, समझ में आ गई क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है जिसको हम टाइप ऑफ इम्यूनिटी कह के चलते हैं, वो आपको क्लियर समझ में आ गई। तो प्रतिरक्षा के जो प्रकार हैं उसमें हमें मोस्टली सक्रिय और निष्क्रिय पर ज्यादा ध्यान देना है, जो कि बहुत सिंपल है। सक्रिय में तो एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनते हैं, जबकि पैसिव में बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी को शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी आज हमने बात पढ़ी। तो आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे और बाकी बातें करेंगे और कल।